सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। तो अभी साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को चुना गया है। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणा में पेट के लिए 2021 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये तंजानिया के नोवेलिस्ट हैं। इनका जन्म हुआ था 1948 में। जांजीबार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। वे अंग्रेजी में लिखते हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है पैराडाइज। बाकी देखो, अभी तक हमने देखा था मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था डेविस जूलियस आर्डेम पेटापुटियान को। फिजिक्स के लिए चुना गया सिउकुरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। केमिस्ट्री के लिए चुना गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को। और अब साहित्य में हमने देखा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को चुना गया है। और साहित्य से आपको याद होगा भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। पहले भारतीय थे ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से इसमें अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो अब हम कहते हैं 6 सेक्टर में दिया जाता है। बढ़ते आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामगंगा नेशनल पार्क। आप जानते हो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले स्टार्टिंग में नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसका नाम बदलकर किया जा सकता है रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा ही क्यों? क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया इसके बीच में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। अब ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि हमारे जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री है कौन? अश्विनी कुमार चौबे। उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर एक संग्रहालय की अतिथि पुस्तिका में इसका उल्लेख किया है। तो यह भी काफी न्यूज में था और ये आपको पता होना चाहिए। अभी किया नहीं गया है लेकिन किया जा सकता है, तो ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। कहां पर है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में। अच्छा, नेशनल पार्क से 2-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? यह है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे ऊंचाई पर कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो आपको लद्दाख में मिलेगा। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है और यह आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप ही दो। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ और ये किस राज्य में है ये भी बताओ। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न देखिए। अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। हर साल 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में। और इस बार की थीम क्या है इसकी? कॉटन फॉर गुड। अच्छा चलिए देखते हैं अक्टूबर में हमने कौन कौन से डे मनाए। 1 अक्टूबर को देखो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया था और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया था। 2 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, विश्व कृषि पशु दिवस मनाया था। और 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हम लोगों ने विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। फिर 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, हैबिटेट डे मनाया। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं ये, जो इस बार हमने 4 अक्टूबर को मनाया। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हम लोग विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मना रहे हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया था और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया। और अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो अक्टूबर के ये इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम लोगों ने मनाए, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है। स्वच्छ मतलब हो गया स्वतंत्रता, जिसका उद्देश्य है किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, सबसे पहले तो याद रखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक जुडिशियल कैपिटल है। तो यही आपको याद रखना है कि कौन सी कैपिटल कौन सी है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और आपको याद होगा इन्हीं को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्हीं को मुख्यमंत्री का स्कोच अवार्ड मिला था, स्कोच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। भारत का 25वां हाईकोर्ट ये बना है अमरावती में। अभी यहीं पे ही रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की गई थी। यहीं पे ही साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। साल्ट मतलब हो गया सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपको नंदी भगवान की प्रतिमा मिलेगी। और आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में ही। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो भाग जो कि तेलंगाना में चला गया है उसे क्या कहते हैं? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से तेलंगाना में आप देखोगे 2 टाइगर रिजर्व है, एक तो कवल टाइगर रिजर्व और एक अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा बर्मिंघम यूके में। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, मतलब वे देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, उन्हीं को तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। तो 2022 के ये गेम्स होंगे बर्मिंघम यूके में। 2018 में ये कब हुए थे? 4 साल में एक बार होते हैं। तो 2018 में ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और ये भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और क्यों कर दिया? तो कहा गया कि यूके में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। किसने कहा? हमारी हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है ना, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, उन्होंने। एक्चुअली में हुआ क्या था, अगले महीने जो उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसमें इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो अब हमारी बारी थी, हमने भी मना कर दिया, तुम नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे। बात बराबर, खत्म, खलास। चलिए आप तो ये बताइए 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? बीजिंग, चाइना में होंगे। 2022 में ही महिला एशिया कप होंगे महाराष्ट्र और पुणे में। बाकी 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा? 2023 में करेगा। 2021 में इसकी अध्यक्षता है इटली के पास में। वैसे आपको बता दूं 2021 में भारत ऐसे ही नहीं बैठा, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है भारत। और इस बार की थीम क्या थी? ब्रिक्स @15। 2021 में श्रीलंका बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है। 2021 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है यूके, जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। 2021 में आसियान की अध्यक्षता है बंदर सेरी बागबान के पास, जो कि कैपिटल है ब्रुनेई की। 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है ताजिकिस्तान के दुशानबे में। तो ये भी आप ध्यान रख लो। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए एक ई कार्ड जिसका नाम है नेव ई कैश को लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI ने। तो अभी SBI ने भारतीय नौसेना के लिए ई कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? NAV ई कैश। क्या रखना किस बैंक ने? SBI ने। और कहां पे लॉन्च किया इसे? तो INS विक्रमादित्य पर इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया? तो क्या होता है, जब जहाज बीच समुद्र में होता है तो जहाज पे सवार जो हमारे भारतीय सेना के कर्मचारी होते हैं उनके पास जो कैश होता है उसको संभालने में काफी दिक्कत होती है। तो कैश की जगह इस कार्ड से वो डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, बीच समुद्र में नेटवर्क नहीं होता तो इसे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है।
और नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। वैसे आर्मी चीफ भी याद रखो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और आर्मी डे मनाते 15 जनवरी को। और एयर चीफ मार्शल अभी इंपॉर्टेंट नाम है, नए बने थे, क्या नाम है? VR चौधरी। और एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है। देखो SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। एक्चुअली में बैंक ऑफ कोलकाता बना था 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। फिर तीनों को हमने मर्ज कर दिया, तीनों को मिला दिया और एक नया बैंक बना दिया, इंपीरियल बैंक। कब? 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में नेशनलाइजेशन करके हमने SBI बनाया। तो आपसे पूछा जाए SBI का पूर्व नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन क्या होती है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अभी आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एक ATM खोला था। अभी SBI ने ही सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था। और अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में SBI की पहली ब्रांच का उद्घाटन किया था। अभी SBI ने ही हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया था। SBI ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया था। और ब्रैंडम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था SBI ने। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। एक्चुअली में ये केंद्र ब्रिटिश उपायुक्त का निवास स्थान था। कामरूप असम को ही कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। और कामरूप असम को ही कहा जाता था। असम का पुराना नाम कामरूप था, ये आपने कई बार पढ़ा है, तो याद रखना। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम में। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसके दिसपुर है। मुख्यमंत्री नए बन गए, कौन? हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है भारत का पहला E-फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था असम में, जिसका नाम है फिश वाले। और वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू से आपको याद आता होगा, अभी असम सरकार ने इन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभी असम के जुडिमा राइस वाइन को GI टैग भी मिला था। इस तरह से ये पूर्वोत्तर की पहली शराब बनती है जिसे GI टैग मिला है। इसे जुडिमा चावल से बनाया जाता है और किसके द्वारा? तो दिमासा समुदाय के द्वारा इसे बनाया जाता है। याद रखना, असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कमरूप जिले में चाय पार्क भी स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको बताया काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम का नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और अभी सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। और असम में आपको राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी मिलेगा। अभी इसका नाम बदलकर, यानी कि इसमें से जो नाम था ना राजीव गांधी, उसको हटा दिया गया, केवल बच गया औरंग नेशनल पार्क। और असम की एक बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन, अभी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने, ये बॉक्सर हैं। असम की एथलीट भी है हिमा दास, जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी असम पुलिस में DSP इनको बनाया गया था। और असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया है। असम का क्लासिकल डांस क्या है? सतरिया। और यहाँ का एक लोक नृत्य काफी फेमस है, बिहू नृत्य। एक बगरुम्बा नृत्य भी है। एक पुटोला नाच भी याद रखना, असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुटोला नाच। और आपको पता ही है, असम का 7वां नेशनल पार्क और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। असम का 6ठा नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? अजंता नियोग है। उसके अलावा ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य आपका असम है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोला गया था? डिगबोई, असम में। अभी असम के तेजपुर लीची को भी GI टैग मिला था। और भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, लोहित नदी पे आपको ये मिलेगा, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और भूपेन हजारिका पुल को ही डोला सादिया पुल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं, चलिए बताइए, अभी हाल ही में अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे अभिनेता थे।
रामानंद सागर का जो टीवी शो आता था रामायण, उसमें रावण का रोल करा था इन्होंने। इन्हीं का असली नाम था अरविंद त्रिवेदी और अभी इनका निधन हो गया। 82 वर्ष उम्र थी इनकी। और वैसे ये 2002 से लेकर 2003 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और निधन की बात है तो याद रखना ब्रजेश मिश्रा का नाम, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका भी निधन हो गया। बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली महिला थी, पहली महिला थी रजनी कौल, इनका भी अभी निधन हो गया। बाकी पद्मा सचदेव का नाम याद रखो, ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी, निधन हो गया। निर्मल कौर का नाम याद रखो, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये। मिल्खा सिंह की वाइफ थी, इनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, द रेस ऑफ माई लाइफ। और निर्मल कौर से याद आएगा मान कौर, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। 105 साल से याद आएगा, 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, जिनका निधन हो गया, केरल से थी ये। अम्मा से आपको याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कमेंटेटर कौन थी, चंद्रा नायडू, जिनका निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी @75 नया शहरी भारत एक्सपो का आयोजन किया। कितने दिन चलेगा, 3 दिनों तक। और इसकी थीम रही न्यू अर्बन इंडिया, नया शहरी भारत। और यहाँ पे क्या हुआ, तो आज़ादी का 75वां वर्ष है, यानी कि अमृत महोत्सव। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपी गई। और फेम इंडिया योजना के तहत 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को भी शुरू किया गया। आपको याद होगा 2021 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पे होगा, गुजरात के गांधीनगर में होगा। बाकी एरो इंडिया 2021 कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। और याद रखना भारत की पहली मेट्रो जिसमें सैनिटाइजेशन के लिए यूवी रेस का उपयोग हुआ था, लखनऊ मेट्रो है। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में ही मिलेगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये भी आपको मिलेगा लखनऊ में। और चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, किसान घाट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बथुकम्मा उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में बथुकम्मा ये उत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिनों का पुष्प उत्सव है ये, जो महालय अमावस्या के दिन शुरू होता है और ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है, जो दुर्गाष्टमी के दिन समाप्त होता है। बथुकम्मा का मतलब होता है माँ देवी जीवित हूँ। तो इस त्योहार को देवी गौरी का वसंत उत्सव भी कहा जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, सिंपल सा याद रखना, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। अब कुछ उत्सव, कुछ फेस्टिवल वगैरह की बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट अभी तक करंट अफेयर्स में आए थे सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तेलंगाना में ही हमने बोनालू त्योहार मनाया था। अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित होता है, ये कामाख्या देवी मंदिर में होता है, ये आपको मिलेगा असम में। असम में ही वांचुआ महोत्सव मनाया गया था तीवा या लालुंग जनजाति के द्वारा। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन हुआ था और बंगस आवाम मेला ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया था। मणिपुर में लाई हराओबा त्योहार मनाया गया। संगाई उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और चापचार कुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होता है नागालैंड में। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में ही काला घोड़ा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। नमस्ते ओरछा ये मध्य प्रदेश में मनाया। फगली उत्सव हमें हिमाचल प्रदेश में मनाया। फूल देई त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया। उत्तराखंड में ही हरेला उत्सव भी मनाया जाता है, जबकि हरेली त्योहार ये होता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, पोंगल ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी होता है। और पोंगल से आपको याद आएगा अट्टुकल पोंगल त्योहार, ये मनाया जाता है केरल में। केरल में ही ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और मकर विलक्कू ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अच्छा बताओ, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है,
तमिलनाडु के मदुरई को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 का विजेता किसे चुना गया? तो 3 जनों को चुना गया, सियुकिरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारेसी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।